बारे में ही लिखा हुआ हो। जैसे नाग वंशावली, उसमें किस वंश के बारे में था? नाग वंश के बारे में। वैसे इसका अपना किताब है, सिंह वंश का अपना एक खानदानी किताब है। क्या नाम है? वंश प्रभा लेखन। क्या नाम लिखेंगे किताब का? वंश प्रभा लेखन। वंश प्रभा लेखन, ठीक है। तो ये दो मेन किताब है जिससे हम लोग को कौन से वंश के बारे में जानकारी मिला? सिंह वंश के बारे में जानकारी मिला। पहला कौन? तारीख फिरोज शाही। दूसरा कौन? वंश प्रभा लेखन। तारीख फिरोज शाही में क्या लिखा है पहले ये समझ लेते हैं। तारीख फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक, तारीख फिरोज शाही के अनुसार क्या नाम लिखेंगे हम लोग? फिरोज शाह तुगलक। इनको आक्रमण करना था किधर? उड़ीसा में। उड़ीसा बोले तो जांजनगर। ये कहां आक्रमण करने के लिए जा रहे थे? उड़ीसा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? उड़ीसा। और उड़ीसा का नाम क्या है? जांजनगर। जांजनगर, जांजनगर। जिस समय फिरोज शाह तुगलक उड़ीसा यानी कि जांजनगर में आक्रमण करने के लिए जा रहे थे, उसी समय उन्होंने क्या गुजरा? जब वो पार हो रहे थे तो कहीं ना कहीं सिंहभूम होते हुए गुजरा होगा। तो किन लोगों से मिला था? हो वंश के लोगों से मिला था, कोल जनजाति से मिला था, और किन से मिला था? सरक जनजाति से मिला था। अच्छा, सरक जनजाति नहीं, सरक से मिला था। अब सरक मतलब क्या होता है तो नोट करके लिखेंगे, नोट करके पॉइंट लिखेंगे। सरक, सड़क नहीं लिखा रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं? सरक। किसे कहते हैं सरक? तो लिखना है सिंहभूम क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र में रहने वाले गृहस्थ, सिंहभूम क्षेत्र में रहने वाले गृहस्थ जैन धर्मावलंबी, जो जैन धर्म को क्या करते हैं? मानते हैं। सिंहभूम क्षेत्र में रहने वाले गृहस्थ, गृहस्थ मतलब परिवार में रहकर, गृहस्थ जैन, गृहस्थ जैन धर्मावलंबी, गृहस्थ जैन धर्मावलंबी को क्या कहते थे? सरक कहा जाता है। फिर से बोले, सिंहभूम क्षेत्र में रहने वाले गृहस्थ जैन धर्मावलंबी मतलब जैन धर्म को मानने वाले। धर्मावलंबी इतना भारी भरकम वर्ड का मतलब क्या है? धर्म को मानने वाले, जैन धर्म का पालन करने वाले, पालन करने वाले लोग को ही क्या कहा जाता था? सरक कहा जाता था। याद रहेगा, जैन धर्म को पालन करने वाले लोग को ही क्या कहते थे? सरक कहते थे। तो जिस समय फिरोज शाह तुगलक उड़ीसा के जांजनगर में आक्रमण करने के लिए जा रहा था, तो वो सिंहभूम क्षेत्र में किनसे मिला? हो वंश, कोल और कोल जनजाति और सरक लोगों से मिला था। अलग अलग तरह के कम्युनिटी से मिलके गया था। फिर आगे क्या पता चल रहा है? वंश प्रभा लेखन में पता चल रहा है कि सिंह वंश का दो शाखा है। सिंह वंश का क्या है? दो शाखा, मतलब दो ब्रांच है, ब्रांच ए और ब्रांच बी। और क्या पता चलता है? तो देखो, अभी हमने क्या देखा कि सिंहभूम क्षेत्र में कौन लोग रहता है? कहां चले गए हम लोग? लास्ट में आ गए क्या? हो, कोल और सरक। हाँ देखो, कौन दिख रहा है यहाँ पे हमको? हो, कोल और सरक। हो वंश यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कोल दिख रहा है ना। तो हो जनजाति के लोग और कोल जनजाति के लोग अपने परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं कि जो सिंह वंश नाम पड़ा है, ये हमारे सर्वोच्च देवता सिंह मोंगा के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है? सिंह मोंगा। तो क्या लिखेंगे?
कि हो या कोल परंपरा के अनुसार, बेसिकली हो परंपरा लिखिएगा, पर हो सकता है दोनों ही आ जाए, हो एवं कोल परंपरा, हो एवं कोल परंपरा के अनुसार क्या लिखेंगे? सिंह वंश का नामकरण हो एवं कोल परंपरा के अनुसार किस से ही ये जो डेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं? एक बी वीरोत्तम सर की किताब है, ठीक है, और एक इसका है राम कुमार तिवारी सर का, और दोनों कहां से है? मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा वेरीफाई किया गया है। तो हम लोग ये सब डेटा को क्लेम कर सकते हैं, बाकी डेटा को क्लेम नहीं कर सकते हैं। बाकी जो भी हम लोग बुक पढ़ते हैं वो क्या है? बुक थोड़े है, गाइड है, और गाइड का कोई क्लेम नहीं होता है। आपको ऑथोराइज सोर्स से क्या करना होता है? क्लेम करना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये सब बुक में लेकर परेशान नहीं होना है कि ये बुक में ये दे दिया, ये बुक में ये दे दिया है, कुछ भी दे, ना तो एसएससी मानेगा ना आपको मानना है। बात सही है? चलो, तो क्या लिखे हम लोग? ये प्रथम शाखा में कौन? काशीनाथ सिंह। कब? 693 ईस्वी में। अब ये भी कहा जाता है कि काशीनाथ सिंह किसके समकालीन थे? तो नागवंशी राजा प्रताप राय, नागवंश के राजा प्रताप राय, याद रहेगा, क्योंकि उस समय के शासक लोग का, उस समय के लोगों का उम्र 100 साल 150 साल होता था। फणी मुकुट राय के बारे में पढ़ेंगे तो फणी मुकुट राय का जो टाइम पीरियड था, उनका जीवन लगभग 170 साल के आसपास था। लोक कथा के अनुसार लगभग 170-71 साल कौन जिंदा थे? फणी मुकुट राय। और उस समय हो भी सकता है, आज के समय में जापान में 100 साल के बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? कम है। ठीक उसी तरह से तो हम क्या कह रहे हैं, अगर पूछे कि काशीनाथ सिंह किसके समकालीन थे, तो क्या लिखेंगे? नागवंश के शासक प्रताप राय के समकालीन थे। क्या लिखना है? नागवंश के शासक प्रताप राय के समकालीन थे। लिख लीजिए, काशीनाथ सिंह नागवंशी शासक किनके? प्रताप राय। प्रताप राय ने क्या किया था? राजधानी कहां लेके आया था? कहां लेके आया था? कहां से? सुतियांबे से चुटिया लेके आया था। चलो, तो काशीनाथ सिंह किसके समकालीन? प्रताप राय के समकालीन। वो अलग प्रताप राय है, हाँ, वो चेरो वंश का है, ये नागवंशी शासक है। और प्रताप राय किसके समकालीन था? समुद्रगुप्त। यानी क्वेश्चन अगर पूछ दे कि सिंह वंश का कौन सा शासक समुद्रगुप्त के समकालीन था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंह वंश का काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह किसके कंटेम्परेरी? प्रताप राय। और प्रताप राय किसके समकालीन? यानी कि काशीनाथ भी किसके समकालीन? समुद्रगुप्त के। देखिए, प्रथम शाखा के जितने भी शासक हुए, सिंह वंश के प्रथम शाखा के जितने भी शासक हुए, वो सब क्या हुए? नागवंशियों के अधीन रहे। मतलब ऊपर में नागवंशी महाराज, उसके नीचे पे रह के कंट्रोल कर रहा है सिंह वंश के प्रथम शाखा के शासक लोग। तो लिखेंगे कि सिंह वंश के प्रथम शाखा के सभी शासक, मतलब सभी राजा, सभी शासक या फिर सभी राजा, सिंह वंश के प्रथम शाखा के सभी शासक, यानी कि सभी राजा, सभी शासक या फिर सभी राजा नागवंशियों के अधीन रहे। अधीन मतलब कंट्रोल में। ऊपर में प्रताप राय, और प्रताप राय के नीचे राज कौन करेगा? काशीनाथ सिंह। मतलब काशीनाथ सिंह को कोई भी टैक्स देना होगा, नजराना देना होगा, माल गुजारी देना होगा, किसको देगा? प्रताप राय को। प्रताप राय कौन? नागवंश के शासक या नागवंशी महाराज। क्लियर? वंश प्रभा लेखन के अनुसार सिंह वंश के प्रथम शाखा में कितने शासक हुए? 13 शासक हुए। लिखिए, सिंह वंश के प्रथम शाखा में टोटल कुल
13 शासक हुए। सिंह वंश के प्रथम शाखा में कुल कितने शासक? 13 शासक। याद रहेगा, टोटल मिला के कितना? 13। तो लिख लेंगे सिंह वंश के प्रथम शाखा में कुल 13 शासक हुए। कितने शासक? 13। तो प्रथम शाखा के बारे में और कुछ नहीं जानना है, इतना ही जानना था। अब किस में आते हैं? द्वितीय शाखा। अब हम लोग आएंगे सिंह वंश के द्वितीय शाखा। सिंह वंश के द्वितीय शाखा। कहा जाता है कि इसमें भी कुल 13 शासक हुए, यानी पहला शाखा में भी 13 शासक, दूसरा में भी 13। तो सिंह वंश में टोटल कितना शासक? 26। तो द्वितीय शाखा में कितने शासक? 13 शासक। सिंह वंश के द्वितीय शाखा के फाउंडर कौन, संस्थापक कौन? तो लिखेंगे दर्प नारायण या दर्पनाथ सिंह, दोनों लिख सकते हैं। लिखिए सिंह वंश के द्वितीय शाखा के संस्थापक, संस्थापक यानी फाउंडर किसको माना जाता है? दर्प नारायण, या फिर आप लिख लीजिए दर्पनाथ सिंह। दर्प नारायण सिंह, इसी का नाम है दर्पनाथ सिंह। और इनका टाइम पीरियड क्या था, समय काल? तो द्वितीय शाखा की स्थापना हुई 1205 ईस्वी में। लगभग कब हुआ था? 1205 ईस्वी। 1205 मतलब कौन सा सेंचुरी? 13वीं, यही कहेंगे ना। तो ब्रैकेट में तुरंत लिख लेंगे 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी में। इस समय तक 1205 1206 तक हमारे इंडिया में राजधानी या राजा कौन बन गया था? किन लोगों का समय काल चल रहा था 1205 1206 में? गुलाम वंश, है ना। मतलब दिल्ली सल्तनत यहाँ पे पनप रहा था। और शासक कौन बनता? कुतुबुद्दीन ऐबक, वही बनता ना। मतलब यहाँ पे पनप कौन रहा था? दिल्ली सल्तनत। धीरे धीरे वही आगे बढ़ रहा था। तो हम लोग क्या जानेंगे कि द्वितीय शाखा के संस्थापक कौन थे? दर्प नारायण सिंह। लगभग कब? 1205 ईस्वी में। और कौन सा शताब्दी? 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी। द्वितीय शाखा में कितने शासक? 13 लिख लेना है। द्वितीय में भी कितने शासक? 13। लेकिन इतना ही पढ़ के हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। द्वितीय शाखा के कुछ कुछ शासक के बारे में हम लोग को जानना होगा, कुछ कुछ पढ़ना होगा। क्योंकि पहली बात तो ये कि द्वितीय शाखा नागवंशियों के अधीन नहीं थी। लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिखिए कि सिंह वंश के द्वितीय शाखा के शासक, सिंह वंश के द्वितीय शाखा के शासक नागवंशियों के, सिंह वंश के द्वितीय शाखा के शासक नागवंश के अधीन नहीं थे। नागवंश के अधीन नहीं थे। किसके अधीन नहीं थे? नागवंश के अधीन नहीं। याद रहेगा। चलो, तो दर्प नारायण सिंह या दर्पनाथ सिंह, जिन्होंने सिंह वंश के दूसरे शाखा को स्थापित किया, आगे बढ़ाया। इसके बाद कौन राजा आया? युधिष्ठिर। इसी वंश में सिंह वंश में ही दर्प नारायण के बाद राजा कौन आया? युधिष्ठिर। जैसा नाम वैसे ही काम। युधिष्ठिर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? कभी झूठ नहीं बोलता था, सत्यवादी था, है ना, महाभारत वाला। तो ये भी क्या थे? एकदम धर्मपरायण थे। सिंह वंश का जो दूसरा राजा बना युधिष्ठिर, एकदम क्या थे? धर्मपरायण। मतलब धर्म के आधार पे सब कुछ होगा। हिंसावादी नहीं थे, अहिंसावादी थे। मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के थे।
तो क्या लिखेंगे, सिंह वंश के दूसरे शाखा के शासक युधिष्ठिर अत्यधिक धर्मपरायण थे। कैसा थे, धर्मपरायण। और क्या लिखेंगे कि सिंह वंश के द्वितीय शाखा के शासक युधिष्ठिर अत्यधिक धर्मपरायण थे। अत्यधिक धर्मपरायण यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और क्या थे, अहिंसावादी थे। क्या थे, अहिंसावादी थे। क्या थे, अहिंसावादी। अरे धर्मपरायण इतना ही लिख लो। युधिष्ठिर क्या था, धर्मपरायण था, मतलब धार्मिक प्रवृत्ति का था। और क्या था, अहिंसावादी, मतलब हिंसा पे विश्वास नहीं कर रहा था। शांत स्वभाव के राजा थे, मार काट नहीं करते थे कि आराम से अपना जिंदगी व्यतीत करो, धर्म के आधार पर जो भाग्य में लिखा है वो मिलेगा, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, ये वाला कंडीशन था। मतलब साम्राज्यवादी नहीं थे कि राज चल रहा है चलने दो, ठीक ठाक तरीके से चले, खाने लायक सामग्री मिल जाए प्रभु के नाम पर और दिन हमारा पार हो जाए। कुछ ऐसे विचारधारा के कौन थे, युधिष्ठिर, नाम के अनुसार। इसके बाद एक शासक आए जिनका नाम था अच्युत सिंह। क्या लिखेंगे, अच्युत सिंह। हाँ, ऐसे बार सीक्वेंस में नहीं, कुछ नाम हम लिखा दे रहे हैं। एक लिखिए अच्युत सिंह, अच्युत सिंह। लिखिए, अच्युत सिंह एक प्रतापी शासक हुआ। ये क्या हुआ, प्रतापी शासक, मतलब पूरा एकदम मारकाट करने वाला है ना। अच्युत सिंह क्या हुआ, प्रतापी शासक हुआ। प्रतापी शासक कहने का मतलब पूरा एकदम एक्शन मोड में रहने वाला, शांत नहीं रहने वाला, जैसे हमारे, हाँ एकदम सही बोला है ना, प्रतापी शासक मतलब एक्टिव मोड में। क्या, चलो इन्होंने क्या किया, सिंह वंश की जो कुल देवी है, हर वंश का अपना क्या होता है, एक कुल देवी होता है, कुल देवता होता है, जिसको आपका सबसे नियरेस्ट माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि कुल देवी आपके ही क्या है, वंश के हैं, आप उनके डिसेंडेंट हैं, आप उन्हीं के जिन से क्या है, बने हुए हैं। तो कहा जाता है कि अच्युत सिंह के द्वारा सिंह वंश की कुल देवी, सिंह वंश की कुल देवी, या फिर क्या कहना है, अधिष्ठात्री देवी, कुल देवी, या फिर क्या कहना है, अधिष्ठात्री देवी। हाँ, किसको मानते थे बता रहे हैं अभी हम, कुल देवी या फिर अधिष्ठात्री देवी। इनका कौन था, पौरी देवी। सिंह वंश की कुल देवी या अधिष्ठात्री देवी कौन, पौरी देवी, पौरी देवी, पौरी देवी। कुल देवी मतलब अपने घर की देवी। तो सिंह वंश के कुल देवी या अधिष्ठात्री देवी कौन थी, पौरी देवी। इनका क्या करवाया, प्राण प्रतिष्ठा करवाया, पौरी देवी का प्राण प्रतिष्ठा करवाया। क्या होता है प्राण प्रतिष्ठा भी बताते हैं। एग्जैक्टली तो हमको आइडिया नहीं, 7 या 8 फीट तक का बात होता है। एक हाइट होता है 5 फीट या 7 फीट तक का हाइट होता है कि उससे ज़्यादा ऊंचा या ज़्यादा बड़ा अगर मूर्ति हुआ तो ऐसे माना जाता है कि भगवान स्वयं उसमें क्या कर रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। तो उनको क्या किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करवाया जाता है। उनके लिए क्या करवाया जाता है कि उन पर प्राण डाला जाता है, भगवान से आह्वान किया जाता है कि आप उन पर क्या होइए, विराजमान होइए। कुछ क्राइटेरिया होता है कि कुछ हाइट होना चाहिए या कुछ नियम कानून है, उतना हम लोग को जानना भी नहीं है। तो प्राण प्रतिष्ठा कहने का मतलब कि मूर्ति को उसके जगह में शामिल करना। जैसे कि मान लेते हैं कि जो भी मूर्तिकार होते हैं वो माता दुर्गा का मूर्ति बनाता है, सरस्वती का बनाता है, तो वहाँ पे जाके आप प्रणाम करते हैं, लाते वक्त वहाँ से मूर्ति को ले आते हैं,
और जहाँ पूजा पाठ करना है वहाँ पे रखते हैं, फिर पंडित जी उसमें पूजा करते हैं, तब ना हम लोग मानते हैं कि भगवान उसमें क्या है, विराजमान है। कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अच्युत सिंह ने अपनी कुल देवी या अधिष्ठात्री देवी पौरी देवी का क्या करवाया, प्राण प्रतिष्ठा करवाया। ठीक है, अब इनके बारे में लिखिए कि पौरी देवी को देवी दुर्गा के समतुल्य माना जाता है, या फिर इनको आप शक्ति का देवी बोल सकते हैं। हाँ, शक्ति देने वाली देवी है ना। तो देवी दुर्गा को भी लोग क्या मानते हैं, शक्ति का देवी मानते हैं, शक्ति का प्रतीक मानते हैं। हाँ, एकदम सही। ठीक है, ये भी बताइए मुंडा समाज में गांव की सबसे बड़ी देवी कौन, देशावली। यानी पौरी देवी की तुलना हम लोग किससे कर सकते हैं, देशावली से भी कर सकते हैं। किससे तुलना करते हैं, देशावली से। मुंडा समाज की सबसे बड़ी देवी कौन, देशावली। और देशावली की पूजा कितने साल में होता है, 12 वर्षों में एक बार, हर 12 साल के इंटरवल में होता था। यानी पौरी देवी की पूजा भी कितने सालों के इंटरवल में होता है, 12 वर्षों के इंटरवल में, 12 वर्षों के अंतराल में। लिख लेना है, ये पौरी देवी की पूजा 12 वर्षों के अंतराल में होती है, 12 वर्षों के अंतराल में होती है। किनकी पूजा होती है, पौरी देवी की पूजा होती है 12 वर्षों के अंतराल में, मतलब गैप में। किसके तरह, देशावली के तरह। झारखंड में 3-4 चीज है, देशावली, पौरी देवी की पूजा, जनी शिकार और भाई भीख। ये सब कितना साल में होता है, 12 साल। क्या क्या बोले, देशावली पूजा, पौरी देवी की पूजा, जनी शिकार और भाई भीख, ये सब के सब कितने साल में, 12 साल के इंटरवल में एक बार होता है। क्या है, मुंडा समाज के सबसे बड़ी देवी है देशावली। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अच्युत सिंह हो गया। अब अच्युत सिंह के बाद एक राजा का नाम और लिखेंगे। लिखिए, क्या नाम था उसका, काशी राम सिंह। नाथ नहीं, काशी राम सिंह। काशी राम, इसलिए हम कहें कि दोनों इसी में आ रहा है तो कंफ्यूज होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। क्या नाम लिखना है, काशी राम सिंह। काशी राम सिंह। लिखिए, इन्होंने सिंह वंश की राजधानी, अभी तक सिंह वंश के लोग कहाँ थे, मतलब कोई स्पेशल नाम से नहीं थे, किसी क्षेत्र में रह रहे हैं, राज कर रहे हैं। सिंह वंश की आधिकारिक राजधानी पुरहाट को बनाया। इन्होंने सिंह वंश की आधिकारिक राजधानी किसको बनाया, पुरहाट को बनाया। इसलिए कई सारे जगह में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा कि सिंह वंश किस क्षेत्र में था, पुरहाट क्षेत्र में था। पुरहाट मतलब वही सिंह भूमि हुआ, क्योंकि राजधानी किसको बनाया गया, पुरहाट को। तो क्या लिखना है, काशीराम सिंह ने सिंह वंश की आधिकारिक राजधानी पुरहाट को बनाई। ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब आधिकारिक तौर पे कि अब सारा काम कहाँ से होगा, पुरहाट से होगा। तो राजधानी कौन बन गया, पुरहाट। एक राजा और भी आया था, उसके बारे में कुछ नहीं जानना है, नाम सुन लीजिए, त्रिलोचन सिंह। त्रिलोचन सिंह, त्रिलोचन सिंह। इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छे से पढ़िए, आपका भी कहानी कुछ सुनाया जाएगा, आने वाला जनरेशन को वैसे ही बोल के पार कर दिया जाएगा कि एगो हम लोग का जनरेशन में और था, उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, उसके बारे में कुछ कहानी नहीं है, आया था जनसंख्या में नाम लिखाया था, फिर इसलिए कुछ करके जाना है कि जिंदगी में लोग कुछ बोले क्या, कुछ कहानी तो है। इसके बाद कौन था, अर्जुन सिंह। एक राजा और लिखिए सिंह वंश का ही, अर्जुन सिंह। इनको अर्जुन सिंह प्रथम भी कहा जाता है। इसके बाद कौन आ गया, अर्जुन सिंह, या फिर अर्जुन सिंह प्रथम भी कहा जाता है।
हाँ, अर्जुन सिंह। प्रथम भी कहा जाता है। ये भी एकदम धार्मिक राजा था, भगवान को मानने वाला, धर्म को मानने वाला, धर्मपरायण राजा था। मतलब इसकी प्रवृत्ति कैसी थी? धार्मिक। लिखेंगे धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था या धार्मिक स्वभाव का राजा था। ठीक है, कैसा राजा था? धार्मिक स्वभाव या फिर धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था। अब इनको मन में आया कि भैया हम क्या करेंगे, उड़ीसा जाएंगे जगन्नाथ धाम यात्रा करने। ठीक है, वहां यात्रा करके आया, फिर इनको मन में आया कि अब उड़ीसा चल गए, जगन्नाथ धाम घूम घाम के आ गए, पूरी हो गया, कोणार्क मंदिर वगैरह हो गया। फिर इनको मन में आया कि अब कहाँ जाएंगे? काशी जाएंगे, वाराणसी जाएंगे। कि धार्मिक प्रवृत्ति का था ना, तो चारों ओर ये भ्रमण कर रहा था, चारों ओर। इसमें एक टर्म याद कीजिए, जिस समय की अब हम बात कर रहे हैं 1205 के बाद की बात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे दिल्ली में गढ़ किसका बन रहा है? तुर्क लोगों का बन रहा है ना। वही गुलाम वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये लोग कह रहा है कि नहीं, तुगलक वंश। इनका टाइम पीरियड बनेगा खिलजी वंश, यानी उधर दबदबा बना हुआ होगा। तो पहले जब घूम घाम के आया उड़ीसा, कोई दिक्कत नहीं। जब ये कहाँ गया? वाराणसी। ये अपने कार्यकाल में कहाँ चले गए? वाराणसी। वाराणसी मतलब कहाँ? काशी। वाराणसी का मतलब क्या हो गया? कहाँ गए ये? काशी गए। काशी लिख लेंगे, काशी विश्वनाथ यहीं पे है ना। काशी धाम यात्रा में गए। अपने समय काल में अर्जुन सिंह प्रथम कहाँ निकल गए? वाराणसी, यानी कि काशी धाम यात्रा में गए। अब यात्रा में तो गए, वहीं पर वहां पे जो मुस्लिम आक्रमणकारी लोग आ चुके थे, तुर्क लोग आ चुके थे, उन्होंने क्या कर लिया? इसको बंदी बना लिया। तो ऐसा कहा जाता है कि आक्रमणकारियों ने इनको क्या बना लिया? पकड़ के रख लिया कि राजा यहाँ पे क्या आया है? घूमने आया है, इसको बंदी बना लेते हैं। इसको छुड़ाने के लिए आएगा तो बहुत पैसा मिलेगा, मिलेगा ना। यानी कि अर्जुन सिंह को इस यात्रा में क्या बना लिया? बंदी बना लिया गया। लिखेंगे, देखिए आक्रमणकारियों के द्वारा इस यात्रा के दौरान वहां पे कोई स्पेशल लोग नहीं थे, माओवादी टाइप का लोग। अब इसे माओवादी कह रहे हैं ना, तो शासक नहीं था, मुस्लिम आक्रमणकारी लिखा हुआ रहता है कई जगह। उस समय जो आक्रमण करते थे, लूट बचाते थे, आक्रमणकारी लिख लीजिए। आक्रमणकारियों के द्वारा अर्जुन सिंह प्रथम को क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया। आज के समय में हम लोग क्या कहते हैं? टेररिस्ट, या फिर क्या बोलते हैं? नक्सलाइट बोलते हैं ना, नक्सल बोलते हैं। हाँ, पता ही नहीं चलता है वहां दर्शन मिला कि नहीं, पता ही नहीं चला। कहा था इनको क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया। अब यहाँ लोगों को लगा कि अब तो अर्जुन सिंह गया और ये तो एकदम धार्मिक राजा, प्रवचन देने वाले। कुछ समय के पश्चात ये देखने को मिला कि अपना 32 गो फॉलोअर को लेकर ये वापस लौट के आता है। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में कहते हैं ना कि लोग कहा कि मार डालेगा, मत जाओ। अंगुलीमाल के बारे में वो चल जाता है और बाद में अंगुलीमाल ही क्या बन जाता है? बन जाता है ना, महान आदमी बन जाता है, लेखक बन जाता है। ठीक वैसे ही कुछ समय पश्चात लिखेंगे, कुछ समय पश्चात अर्जुन सिंह अपने 32 अनुयायियों के साथ, अर्जुन सिंह अपने 32 अनुयायियों के साथ, कितना अनुयायी? 32 अनुयायी के साथ सिंहभूम लौट आता है। सिंहभूम लौट आता है। अपने 32 अनुयायियों के साथ कहां लौट आता है? सिंहभूम लौट आता है। कौन लौट आता है? अर्जुन सिंह। अब लास्ट पॉइंट लिखिए कि सिंह वंश के द्वितीय शाखा के
सिंह वंश के द्वितीय शाखा के 13वां शासक, मतलब अंतिम शासक। सिंह वंश के द्वितीय शाखा के, सिंह वंश के द्वितीय शाखा के 13वां शासक, द्वितीय शाखा के 13वां 13वां शासक कौन था? जगन्नाथ सिंह। नाम क्या है? जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह। द्वितीय शाखा के अंतिम शासक या 13वां शासक कौन? जगन्नाथ सिंह। ये बहुत ज्यादा अत्याचारी स्वभाव का था, मतलब शोषण करने वाले। लिखिए, हाँ, टॉर्चर करने वाले। कि जगन्नाथ सिंह अत्यधिक शोषणकारी राजा थे, मतलब लोगों को लूट लेना, लोगों का बात नहीं सुनना, इस तरह को। कैसा थे? शोषणकारी। खास तौर पे महिलाओं के साथ इनका जो व्यवहार था एकदम खराब था। लिख लीजिए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। महिलाओं के साथ क्या एकदम दुर्व्यवहार करता था। कौन? जगन्नाथ सिंह। इसी कारण से क्या हुआ, इसके बाद इस शाखा में कोई राजा ही नहीं बचा। जब हम लोग विद्रोह पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस क्षेत्र के लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। कोई ऐसा राजा बनेगा जो लगातार शोषण करेगा, उसके खिलाफ क्या होगा? आंदोलन होगा। और जब बड़ा विद्रोह होगा, उसके खानदान को ही खत्म कर दिया जाएगा कि अब इस वंश का कोई राजा नहीं बन सकता है। सत्ता ऐसी तो बदलती है ना, लगभग टाइम ऐसे ही हुआ है। कोई ऐसे राजा आया जो बहुत शोषण किया, बहुत मारकाट किया, लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक ना से एक समय आएगा जब उसको क्या करेगा? पार कर जाएगा। यानी हम लोग क्या देखें कि सिंह वंश के द्वितीय शाखा के 13वां शासक कौन? जगन्नाथ सिंह, जो किस स्वभाव के थे? और महिलाओं के साथ क्या थे? इसी कारण से इसके बाद सिंह वंश का कोई और शासक नहीं होगा। महिलाओं के साथ, हाँ ठीक, फिर भी गलत है। अब ठीक है, ठीक। महिलाओं के साथ क्या करते थे? दुर्व्यवहार करते थे, है ना। चलिए आगे देखा जाए कि यही एंड किया जाए, छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अब ढाल वंश। कौन सा वंश? ढाल वंश। जगन्नाथ ढाल वाला ढाल वंश। जगन्नाथ सिंह अलग है, जगन्नाथ ढाल है। ये वाला कहानी नहीं है, ये कहानी यहीं पे खत्म।